विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग हिंदी भाषा और व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोगों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति देख लिया था। अब देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखिए, भास धातु में अप्रत्यय के योग से भाषा शब्द निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो इसके आगे और देखते हैं। देखिए, भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक। और यदि पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य होता है। कहीं कहीं आपको भाषा के 4 अंग में ध्वनि मिल जाता है ना। तो ध्वनि रहेगा, तब वर्ण रहेगा, फिर शब्द रहेगा, फिर वाक्य रहेगा। देखो, मौखिक जब हम उच्चारण करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं, और उसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द, फिर शब्दों के मेल से भाषा। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है, ये सब शब्द है, ये एक है ना। और उसके बाद अगर इसको पूरा हम मिला के लिख देते हैं तो ये वाक्य बन जाता है। अगर इसी को और तोड़ देंगे, रा आ मा को और तोड़ देते हैं तो वर्ण बन जाता है। तो यही भाषा के 3 अंग है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, फिर वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सरल भाषा, तो मौखिक भाषा सबसे सरल होती है। सबसे कठिन भाषा सांकेतिक होती है। जगत जननी भाषा किसे कहते हैं? जगत जननी भाषा संस्कृत को कहते हैं। मूल भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। देववाणी या आर्य भाषा किसे कहते हैं? आर्यों की भाषा। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य भाषा क्या है, तो संस्कृत है। मूल भाषा भी संस्कृत है, देववाणी संस्कृत है, आर्य भाषा संस्कृत है। अच्छा, बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए पाली भाषा में लिखा गया है। तो जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में लिखे गए हैं। जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भाषा शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? भाषा शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, वाणी के संदर्भ में। और ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, आप लोग देख लीजिए। भाषा ध्वनिमय है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। और देखिए, भाषा की व्याकरणिक मान्यता प्राप्त छोटी इकाई पद होती है। भाषा की व्याकरणिक मान्यता प्राप्त छोटी इकाई क्या होती है? पद होती है। पद कहते हैं शब्द को। शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है कि यदि अलग करके लिखा रहेगा तो वो शब्द है, और उसी शब्द को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तब वह पद कहलाता है। तो हम लोग भाषा की विशेषताएं देख रहे थे। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपसे पूछेंगे कि भाषा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए कि भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाई, भाषा अर्जित संपत्ति है, कोई पैतृक संपत्ति तो है नहीं कि आपको आपके पुरखों ने दे दिया। भाई, इसको आप पढ़ते हो, अर्जित करते हो, है ना। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे से बोलता है, सीखता है, तो इसीलिए भाषा को सामाजिक प्रक्रिया कहा गया। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, जिसके लिए हम आपको विस्तृत बता चुके हैं
कि जब भाषा का विकास बता रहे थे, देखिए कैसे परिवर्तन हुआ है। संस्कृत से परिवर्तित होकर पाली, पाली से परिवर्तित होकर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी में। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा परिवर्तनशील है। और एक चीज, भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। यह प्रश्न बहुत भ्रम पैदा करता है कि भाषा कठिन, एक विकल्प रहेगा भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, दूसरा विकल्प रहता है भाषा सरल से कठिन की ओर अग्रसर होती है। तो सबको लगता है कि भाषा सरल से कठिन की ओर, तो एकदम गलत ऑप्शन है ये, है ना। इसको खूब अच्छे से याद कर लेंगे कि भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि हम आपको आज गांधी जी के विषय में पढ़ाएंगे, तो आप ये बताइए कि गांधी जी सरल हैं कि कठिन हैं? कठिन हैं, क्योंकि आप गांधी के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और उनके जन्म से लेकर उनके एक एक बातें आपको जब बताई, तो वो क्या हो गए, सरल हो गए, है ना। जो कठिन थे वो स्थूल थे, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। वही जब आपको पढ़ाया गया तब वो क्या हो गए, सरल हो गए, आप उनके बारे में जान गए। तो भाषा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। भाषा का मानक स्वरूप होता है, भाषा का मानकीकरण किया गया है ना। जो हमारी लिपियां हैं ये सब मानक लिपियां हैं, मानकीकरण किया गया है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। और भाषा की जो प्रवृत्ति होती है वो नदी की धारा की तरह बहती रहती है। भाषा की प्रवृत्ति नदी की धारा की तरह बहती रहती है। तो ये कुछ भाषा की परिभाषाएं थी, तो जिसमें आपको ये याद रखना है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। इसी की जगह एक विकल्प बना दिया जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति है। 4 विकल्प में आपसे पूछेगा कि कौन सा सही नहीं है, तो यही विकल्प आपका सही नहीं होता है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। आगे आप थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख लीजिए कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो पहले तो ये दोनों विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, चाहे भाषा हो चाहे बोली हो। लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? किसी बोली को जब व्याकरण से शुद्ध कर दिया जाता है, परिष्कृत कर दिया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। आज हमारी परिनिष्ठित भाषा क्या है? खड़ी बोली है, इसको व्याकरण से शुद्ध कर दिया गया है। भारतेंदु युग में इस पर सुधार कार्य चालू हुआ और पूरी सफलता जाकर मिली कब? द्विवेदी युग में। तो परिनिष्ठित भाषा क्या है? आपकी यही जो खड़ी बोली है। उसके बाद देखिए लिपि से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो लिपि से प्रश्न बनते हैं, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि लिपि की परिभाषा क्या है। इसको आप यहाँ देखिए कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों होती है। इसको याद रखना है कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों होती है। परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमने छोड़ दिया कि परिभाषा क्या हो जाएगी कि भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वही लिपि कहलाता है। जैसे हमारी अंग्रेजी ABCD हम लिखते हैं तो वो रोमन लिपि हो गई, काखा काखा जो लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि हो गई। भाई हम उच्चारण करते हैं वो ध्वनि होता है, जब हम उसको लिखते हैं तो जो हमारे वर्ण हैं वही हमारे लिपि चिन्ह होते हैं। तो प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि वर्णात्मक है कि अक्षरात्मक है ना। तो विकल्प आपका यही होगा कि वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है। आप ये प्रथम वरीयता अक्षरात्मक की रहेगी, अक्षरात्मक नहीं है तो वर्णात्मक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि ये हिंदी संस्कृत जिस ढंग से लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी तो आपकी देवनागरी लिपि है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि है ना। लिपि आपकी यही है, जो आपके वर्ण के चिन्ह जो हैं यही आपकी लिपि है। उसके बाद ये अंग्रेजी की लिपि है, रोमन लिपि है,
ये ABCD। और एक चीज़ देख लीजिए कि ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। किसको लिपि कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। देवनागरी वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है। कैसे है? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिखा राम, हमने एक शब्द लिख दिया, राम लिख दिया, है ना। तो अगर राम में देखा जाए तो 2 अक्षर है, रा और मा 2 अक्षर है, लेकिन वर्ण कितने हैं? 4 हैं। रा को करो हलंत तो क्या निकलेगा? बड़ा आ। फिर उसके बाद माँ को करो हलंत, तब इसमें क्या निकलेगा? हृष आ निकलेगा, है ना। तो अब ये तो वर्ण हो गया, तो वर्णात्मक है। और उसके बाद जब ये वर्ण में हृष आ शामिल हो गया तो ये अक्षरात्मक हो गया। तो इसीलिए वर्णात्मक और अक्षरात्मक दोनों है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? तो जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है ना। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। भारतीय नेताओं ने हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया है ना। तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, ये आप बस ये आप वैसे भी जानते ही हैं इसको। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे राजभाषा प्रिय विद्यार्थियों अगली क्लास में। और आप क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।